हेलो एवरीवन, मेरा नाम यामिन रशीद है। आई एम currently a second year student in the Department of Civil Engineering, IIT कानपुर। मैंने जेई 2022 पास किया है और मेरी रैंक उसमें थी 8124 जेई एडवांस 2022। और टुडे आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th की केमिस्ट्री का टॉपिक है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम बस वही इंपॉर्टेंट स्टफ जो है जो जेई के लिए रेलिवेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें आ क्या कह रहा है, अगर हम चैप्टर का नाम ध्यान से देखें, इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो हमारे पास दो चीजें हैं। वन थिंग इज, एक मिनट, one is the classification of elements and second is the periodicity of properties. Regarding the classification of element, classification का मतलब क्या है? classification का मतलब है कि हम elements को classify कर रहे हैं, arrange कर रहे हैं on some basis। किस बेसिस पे कर रहे हैं वो हमें देखना है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, उन्हीं के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर लेंगे। और जो वो क्लासिफिकेशन होगी उससे उसकी नीड इसीलिए है क्योंकि एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्स है। जब एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है उनकी कंपाउंड्स उससे भी ज्यादा है, और अगर कंपाउंड्स उससे भी ज्यादा है तो उनकी हमें बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, उनकी केमिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर हम करंटली देखें तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है और 118 एलिमेंट्स की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। और उसके बाद अगर हम जाए तो उनके बहुत सारे कंपाउंड्स है, इन्यूमरेबल नंबर ऑफ कंपाउंड्स टू स्टडी देयर। उनकी अगर हमें अब उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो वो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो मुश्किल काम तो है बट इम्पोर्टेंट भी, जरूरी काम भी है, वो हमें करना भी है क्योंकि हमें इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री जाननी है। तभी हम आगे चल पाएंगे, उनमें एक और रिसर्च करेंगे और रिसर्च से तभी हम वर्ल्ड को इम्प्रूव करेंगे, दुनिया को बेहतर बनाएंगे सो दैट वर्ल्ड प्रोग्रेस कर पाए। बट मुश्किल काम है और जरूरी भी है। तो अगर हमें इस काम को करना है तो हमें एक कुछ नए मेथड देखने हैं, नए वेज, नए रास्ते फाइंड करने हैं ताकि हम इस काम को इजी बनाएं और जो हमें इससे फायदा हासिल करना है वो हमें फायदा हासिल हो जाए। सो अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए, इसका रीजन कैसे हमने इनको क्लासिफाई कर लिया। बहुत सारे साइंटिस्ट थे ओवर द कोर्स ऑफ बहुत टाइम के बाद, आफ्टर लॉन्ग स्टडी, बहुत ज्यादा खोज करने के बाद, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जो रिसर्च की है तो उन्होंने देखा कि देयर आर सम ट्रेंड्स इन देयर प्रॉपर्टी। जो ये एलिमेंट्स है, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है, उनमें उनको कुछ ट्रेंड्स दिखने लगे कि अगर ये एलिमेंट्स है और दूसरे एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम आ रही थी। और उन्होंने बोला अगर हम इन एलिमेंट्स को सही डायरेक्शन में, सही वे में इनको हम क्लासिफाई कर लें तो हमें सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली नहीं पढ़नी पड़ेगी, उनकी केमिकल रिएक्शंस इंडिविजुअली याद नहीं करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस उस ग्रुप को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये एलिमेंट है ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, और अगर ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है और उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो है वो सारे जो भी उस ग्रुप में एलिमेंट्स है, जो भी वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, वो हर एक एलिमेंट जो उस ग्रुप में है वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ग्रुप में हमने 7 एलिमेंट रख दिए और 7 एलिमेंट जो उस ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो उन कंपाउंड्स बनाते हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हमें सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज नहीं याद करनी पड़ेंगी। व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी, उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उन प्रॉपर्टीज को समझ के हम पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस का हम पता लगा सकते हैं। तो इससे हमारा काम बहुत ही इजी हो जाएगा। जो हम अभी पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो हमने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक एलिमेंट्स ने मैंने बोला हम इनको ग्रुप्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1, इसमें हमने एलिमेंट्स रख दिए फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, ई। अगर ये एलिमेंट्स है तो हमें इनकी इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, वी विल जस्ट हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप 1, दैट इज इट। और अगर हमने इस प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 को याद रखा, अच्छे से समझ लिया, तो हमारे जो भी एलिमेंट्स है ए, बी, सी, डी, ई, तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज हमें क्लियर हो जाएंगी, जो भी हमें स्टडी करनी थी वो हमारे लिए इजी हो जाएगी। सो हम इस काम से
हम इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। सो यही हमारा गोल है इस चैप्टर में। तो जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो हमें नीड जो मैंने आपको बता दी कि ताकि प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का इजी तरीका है ये। क्योंकि अब वो प्रॉपर्टीज, अब हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है, क्योंकि जेई मेन से कभी कभी एक दो बार इसकी हिस्ट्री पे क्वेश्चन आ गए कि वेयर डिड द क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया। वो वेर दे, सबसे पहले आए थे, साइंटिस्ट का नाम था सबसे पहले डॉबरनियर था। डॉबरनियर, इन्होंने अपना एक लॉ दिया था, डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स में क्या डॉबरनियर ने किया था, इन्होंने बहुत बहुत सारे एलिमेंट्स जो भी उस टाइम पे डिस्कवर हो गए थे, जो भी उस टाइम पे नोन थे, उनने उन प्रॉपर्टीज, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान से देख लिया, उनको ध्यान से ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ पीरियोडिसिटी आ रही है, कि उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज आ रही है। और अगर सिमिलैरिटीज आ रही थी तो उन्हें बोला हर एक ग्रुप की सिमिलैरिटीज आ रही, तो उनने उनको एक 1829 में उन्होंने इनको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया कर दिया डॉबर ने। इसने एक 3 एलिमेंट्स को लिया, फॉर एग्जांपल एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी। इसने इनको एक कॉलम वाइज में अरेंज कर दिया। ये यहाँ पे रो है, ऐसे नहीं, ए बी और सी। ये एक ट्राइड था डॉबरनियर का, इसमें 3 एलिमेंट थे। इसमें उन्होंने क्या कहा, जो एलिमेंट ए है, अगर हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज कर दे, जैसे इसका एटॉमिक वेट ऑफ ए जो है, इसका जो एटॉमिक वेट है वो सबसे कम, उसके बाद सब बी, उसके बाद सी, सी का सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट है। 3 एलिमेंट्स उन्होंने लिए और उन्होंने उनको अरेंज कर दिया, जैसे यहाँ टेबल में दिया हुआ है पीडीएफ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 3 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मतलब जो एटॉमिक वेट है वो इंक्रीज कर रहा है नीचे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो जब जैसे उन्होंने इस ट्राइड को अरेंज कर दिया, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, जो सेकंड एलिमेंट है, जो इस 3 एलिमेंट का जो ग्रुप है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो इसका सेकंड एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक वेट आ रहा था, ये इन दो के मीन के बराबर आ रहा था। एटॉमिक वेट वाज इक्वल टू द मीन ऑफ दिस एलिमेंट, इनके एटॉमिक वेट के मीन के बराबर आ रहा था। व्हाट डू यू मीन बाय मीन? मीन मतलब एवरेज के बराबर आ रहा था। आफ्टर दिस व्हाट ही सेड, उन्हें दूसरा भी एक मीन, मीन मतलब एवरेज। देखो, अगर एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम हमें दिया हुआ है 7, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23 गिवन है। जो सोडियम है इसका एटॉमिक वेट हमें दिया हुआ है 23। जो लिथियम है इसका एटॉमिक वेट हमें दिया है 7। और जो थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस डॉबरनियर ट्राइड था, इट वाज पोटेशियम 39। जो मिडिल एलिमेंट इस ट्राइड का आ रहा था, इट्स एटॉमिक वेट जो था वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट्स का मीन आ रहा था। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, मीन मतलब एवरेज। देखो 39 + 7, एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम डिवाइड बाई 2, इट वाज इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 2, 23। एग्जैक्टली 23 आ रहा था। हम हर एक ट्राइड में एग्जैक्टली इक्वल आए ऐसा नहीं था, बट इट मतलब बराबर आ जाए ऐसा नहीं था, बट आसपास आ रहा था। जैसे हम देखेंगे सेकेंड डॉबरनियर ट्राइड में 3 एलिमेंट्स हमारे पास थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 था, स्ट्रोंशियम का 88 था और 137 इसका था। अगर हम इन दो का एवरेज ले लें, 137 + 40 डिवाइड बाई 2, 177 डिवाइड बाई 2, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू is almost 88.5। yes, 88। देखो एग्जैक्टली नहीं आ रहा था, बट ऑलमोस्ट आसपास आ रहा था। जैसे इतना ही जितना नहीं था कि इनका एटॉमिक वेट जो आ रहा था इसके इक्वल, ये एवरेज के बराबर आ रहा था। मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो एवरेज आ रहा है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट से, तो बस ऐसे कुछ होगा, ऐसा नहीं था। जो ये तीनों एलिमेंट हर एक ग्रुप में आ रहे थे, हर एक ट्राइड में आ रहे थे। ट्राइड मतलब 3 का जोड़ा, 3 एलिमेंट्स का जो जोड़ा था। जो ये एक प्रॉपर्टी इनमें एक उसने ऑब्जर्व की कि जो सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो एवरेज के बराबर आ रहा है। उससे डिडक्शन क्या हुआ, जो भी ये 3 एलिमेंट थे इस जोड़े में, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बहुत सिमिलर थी, एक जैसी प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये सेम बिहेवियर दिखा रहे थे। रिएक्शन जब भी करते थे तो इनका जो बिहेवियर रहता था वो एक जैसा ही रहता था और ऑलमोस्ट सेम रहता था। और जो
ये इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी इनका बिहेवियर सेम था, बट फिर ये रूल फेल क्यों हो गया? रीजन इसका फेल क्यों हो गया, ये अप्रूव क्यों नहीं हुआ, आगे क्यों नहीं चल पाया? इसका ये था, ये बहुत सारे कम एलिमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहा था, क्योंकि स्क्रीन में हमें दिए ये 3 ट्राइड है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड वाला था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, एंड थर्ड वाला था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो 3 ट्राइड है इन्हीं के लिए वो अप्लाई हो रहा था। उसके बाद से वो अप्लाई जो दूसरे दूसरे एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे उनके लिए अप्लाई नहीं हो रहा था ये ट्राइड। भले ही किसी में वो एटॉमिक वेट जो एवरेज के बराबर आ रहा था, बट फिर प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आ रही थी। और कोई ट्राइड अगर हमने एक हाइपोथेटिकल ट्राइड एज्यूम कर लिया, ए बी सी, ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मैं उसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। 3 एलिमेंट्स है, भले ही इसका जो एटॉमिक वेट है वो एवरेज के बराबर आ जाए, वो हो रहा था कुछ केसेस में, बट जो इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर नहीं आ रही थी। और कुछ केसेस में प्रॉपर्टीज तो सिमिलर आ रही थी, प्रॉपर्टीज में तो ये सेटिस्फाई हो रहा था, बट जो एवरेज आ रहा था ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो डॉबरनियर का जो ट्राइड है बहुत कम एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा था, जो इनका रूल था, तो ये फेल हो गया। उसके बाद आ गया और एक साइंटिस्ट आ गए, उनके बाद उनका नाम था न्यूलैंड्स। जो न्यूलैंड्स आ गए, उन्होंने बोला कि उनने एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, जो एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि डॉबरनियर ट्राइड में भी एक पर्टिकुलर फंडामेंटल रूल था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। जैसे जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट है ना, ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यही हमें लेके जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसकी बेसिस पे मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल बेस था। इन द लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब वेट ऑफ एक एटम, जो एक एटम होता है उसका वेट कितना है, उसके बेस पे उन्होंने उसके बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करता है। जिसका सबसे कम था उसको पहले अरेंज किया, उसके बाद जिसका ज्यादा था वो आ गया थर्ड नंबर पे, जिसका और ज्यादा था एटॉमिक वेट वो आ गया, और लास्ट में जैसे उन्होंने एक 8 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, तो जो 8th एलिमेंट था उसका उस ग्रुप में सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट था। इसका मीनिंग होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे उन्होंने इसको अरेंज कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने उसको अरेंज कर दिया, उन्होंने क्या पाया, अरेंज तो कर दिया। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, लिथियम, जैसे यहाँ पीडीएफ में लिखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कैल्शियम, ऑक्सीजन। तो ये अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, देखिए इसका एटॉमिक वेट 7 है, इसका 9 है, ऐसे ऐसे इंक्रीज करते करते यहाँ तक आ जाता है 19 पे। इंक्रीजिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में उन्होंने उसको अरेंज कर दिया। उन्होंने क्या देखा, हर एक 8th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा 8th एलिमेंट, ये सेकेंड, फोर्थ, सॉरी, यहाँ पे 8, 23। उन्होंने उसको जैसे ही उन्होंने इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज कर दिया, तो न्यूलैंड ने क्या पाया, जो फर्स्ट एलिमेंट था और 8th एलिमेंट था, इनकी प्रॉपर्टीज जो थी दे वर ऑलमोस्ट सिमिलर। उनकी प्रॉपर्टीज एकदम मतलब पूरी की पूरी सेम जैसी प्रॉपर्टीज आ रही थी उनकी। तो उनने जो पाया, जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उन्होंने बोला कि अगर हम एटम्स इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ रिजेंबल करेगा, उनकी एक जैसे प्रॉपर्टीज होंगी। ये फर्स्ट और 8th के लिए वैलिड नहीं है, जो इसके बाद 9वां वाला एलिमेंट आ जाएगा तो वो सेकेंड के साथ रिजेंबल करेगा, 10th वाला एलिमेंट थर्ड के साथ रिजेंबल करेगा, लाइक दिस। अगर आप इस पीडीएफ में देख लें तो बेटर तरीके से दिखाया गया है, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पे सोडियम 8th एलिमेंट, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी सेम आ रही थी। और 9th वाले की जो बेरिलियम है, जो सेकेंड एलिमेंट था लॉ ऑफ ट्राइड में, उसकी 9th वाले एलिमेंट के साथ सेम आ रही थी। जो थर्ड वाला एलिमेंट बोरॉन था, उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी विद एल्यूमिनियम। तो न्यूलैंड्स ने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर दें तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही है। तो जो जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं
दैट इज कि हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना है, एलिमेंट्स को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तभी हम उनको एक ग्रुप्स में हम उनको अरेंज कर पाएंगे। और अगर हमने उनको ग्रुप्स में अरेंज कर दिया तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें काफी इजी होगी स्टडी करने के लिए। न्यूलैंड्स का भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स काम नहीं कर पाया, इसका रीजन था ये बस कैल्शियम तक ही काम कर रहा है, जैसे टेबल में दिया हुआ है। जो कैल्शियम के बाद अगर हम और एक एलिमेंट ला रहे थे, भले ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, जो हम अभी तक ऑर्डर फॉलो करते रहे उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, बट फिर प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जैसे हमने इनको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज कर दिया तो इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच हो रही थी, तो न्यूलैंड्स का लॉ भी फॉलो हो रहा था। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े आफ्टर कैल्शियम, जो यहाँ पे एलिमेंट आने वाला था, फॉर एग्जाम्पल जो आता है अभी वो स्कैंडियम आता है, बट उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। सो न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, इट वर्क सिर्फ कैल्शियम तक ही काम कर रहा था, और कैल्शियम की काम करना वो तो बहुत कम है, 20 एलिमेंट है, तो इसको इसलिए ज्यादा देर तक आगे नहीं चल पाया। और इसके बाद आया लोथरमेयर। लोथरमेयर जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे, लोथर मेयर। इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर्सेस देयर एटॉमिक वेट। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ग्राफ है, यहाँ पे इनने हर एक ग्राफ में इनने एटॉमिक वेट रख दिया हमेशा, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। और यहाँ पे किसी का फॉर एग्जांपल लिथियम आ जाएगा, लिथियम का एटॉमिक वेट हमारे पास बहुत कम रहता है, 7 रहता है। उसके बाद बेरिलियम आ जाएगा जिसका 9 रहता है, लाइक दैट बहुत सारे एलिमेंट्स थे। ऑन द एक्स एक्सिस पे उन्होंने इनका एटॉमिक वेट प्लॉट किया, और वाई एक्सिस पे इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम प्लॉट किया, एक एटम का वॉल्यूम कितना है। फॉर एग्जाम्पल एक एटम होता है, कोई भी मास पार्टिकल अगर हमारे पास हो लाइक दिस, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। इसका एक मास होता है जिसको हम वजन भी कहते हैं, जो भी कोई चीज है उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। और अगर इसके पास वजन है और ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, कितनी स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है, उसको हम एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। उसको हम वॉल्यूम कहते हैं इन जनरली वॉल्यूम कहते हैं। बट सिंस यहाँ पे हम एटम्स की बात करें तो हम इस मास को भी एटॉमिक मास कहेंगे, एटॉमिक मास। और जितनी जगह ये ऑक्यूपाई करता है, कितनी जगह ये घेरता है, उसको हम एटॉमिक वॉल्यूम कहेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी पार्टिकल की, नॉट ओनली एटम, हर एक पार्टिकल एटम से ही बना है, बट बड़ा भी पार्टिकल हो उसकी भी 2 प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम। जो जर्मन साइंटिस्ट थे लोथर मेयर, इन्होंने यही प्लॉट किया है। ऑन वाई एक्सिस इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया, और एक्स एक्सिस पे इन्होंने एटॉमिक वेट ले लिया। और इनने जो पाया, इनने बहुत सारे एटॉमिक वॉल्यूम एक फिजिकल प्रॉपर्टी, इनने दूसरी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ली, जैसे मेल्टिंग पॉइंट ले लिया, मेल्टिंग पॉइंट ले लिया, इनने बॉइलिंग पॉइंट ले लिया दूसरे ग्राफ्स में। इन जनरल उनने हर एक ग्राफ में ये ऑब्जर्व कर लिया कि एटॉमिक वेट तो है ही, एटॉमिक वेट तो कांस्टेंट रह रहा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कभी इनने एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया, कभी इनने मेल्टिंग पॉइंट ले लिया, और कभी इनने बॉइलिंग पॉइंट ले लिया। तो इनने क्या ऑब्जर्व किया, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स थे, जब हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे, तो इनने एक डेफिनेट पैटर्न ऑब्जर्व किया। जो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे लिथियम, उस एस ब्लॉक एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो कर्व जो आ रहा था ना इसका, वो कर्व की एक सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कर्व्स के पीक्स पे आ रहे थे, वो एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व हो, वो मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक वेट का कर्व हो, या बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक वेट का कर्व हो, हर एक कर्व में जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो पीक्स पे आ रहे थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा लोथर मेयर के कर्व की, यहाँ पे हम एटॉमिक वेट प्लॉट करेंगे, तो वाई एक्सिस पे हम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर डिफरेंट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ में हम एटॉमिक वॉल्यूम प्लॉट कर रहे हैं। तो इनने देखा जैसे एक ऐसा कर्व आ रहा था लाइक दिस,
इस कर्व की कुछ खास बातें थी। दिस कर्व इट हैड मेनी पीक्स। जो आप देख रहे हैं ये कोई स्मूथ सा कर्व नहीं आ रहा है ऐसे बन के, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे बन जाए कर्व या ऐसे बन जाए, ऐसा कर्व नहीं आ रहा था। ऐसा कर्व नहीं इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जो एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो वेरी कर रही थी। एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्व में आ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आ रहे थे कर्व में, लाइक स्मूथ कर्व नहीं आ रहा था। बट जैसे ही हमने इस कर्व को ऑब्जर्व किया, जो इस कर्व के जो डिफरेंट पीक्स थे उन पे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आ रहे थे। डिफरेंट पीक्स पे जो एलिमेंट, जो यहाँ पे एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर हम इसको यहाँ पे जो है प्लॉट कर ले इसको, यहाँ पे जो एलिमेंट्स यहाँ आ रहे थे वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट कम है, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, लाइक दिस। सॉरी, यहाँ पे हमेशा इंक्रीजिंग पीक्स ही जा रहे थे, इंक्रीजिंग पीक्स। यहाँ पे और एक एस ब्लॉक एलिमेंट, सोडियम यहाँ क्यों नहीं आया, ये लिथियम यहाँ क्यों नहीं आया, इसका रीजन एटॉमिक वेट इंक्रीज में है। जो उसका सबसे कम एटॉमिक वेट वो पहले आ रहा था, उसके बाद भी आ रहा था। तो लोथरमेयर कर्व की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक इंपॉर्टेंट इसकी खासियत, बहुत जरूरी खासियत ये थी, उनने बोला कि जो जैसे हमने कर्व ड्रॉ किया, इस कर्व की जो पीक्स हैं वहां पे एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक खास जो ग्रुप है, एक फैमिली है एलिमेंट्स की। वो कौन से एलिमेंट्स है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और उनने और एक चीज ऑब्जर्व कर ली इसी ग्राफ में, नहीं एटॉमिक वॉल्यूम, जो उनने फिर दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे मैंने आपको बता दिया बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ किया या मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये डिसेंडिंग पोजिशन है, डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाली पोजीशन, जो स्लोप है वो नीचे आ रहा है। अगर आपको डिसेंडिंग देखना है तो नीचे फिसल रहा है। तो यहाँ पे जो डिसेंडिंग पोजीशन है, यहाँ पे आ रहे थे और एक फैमिली आ रही थी, और एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आ रहा था, वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। वो कौन सा ग्रुप था, अल्कलीन अर्थ मेटल, जो हमारे अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स, ये ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स। और एक चीज उन्होंने ऑब्जर्व की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो असेंडिंग पोजीशन है, पहाड़ को चढ़ने वाली पोजीशन, जो पोजीशन ऊपर की ओर जा रही है, तो उसका उनने क्या देखा इसके बारे में कि यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर फैमिली आ रही है। वो फैमिली कौन सी, हेलोजन फैमिली, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली। लाइक यहाँ पे तो फ्लोरीन आ रहा था, यहाँ वाली असेंडिंग पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा था, यहाँ वाली असेंडिंग पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा था। तो जैसे ये ग्राफ एक ऑर्डिनरी ग्राफ नहीं था, लोथरमेयर ने इनको देखा, इन्होंने देखा जो यहाँ पे जो पीरियोडिक ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो कुछ एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एलिमेंट्स है, एक खास किस्म जो एलिमेंट्स की है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही है। तो उसको देखकर उन्हें वो बहुत एक आश्चर्य वाली बात थी कि क्या हो रहा है ये सब। जैसे ही उन्होंने देखा ये कि असेंडिंग पोजीशन पे सेम क्लास ऑफ एलिमेंट आ रहे थे, तो उन्होंने उनकी और स्टडी की, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम आ रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम आ रही थी। जो यहाँ पे पीक वाले एलिमेंट्स थे, पीक वाले एलिमेंट्स, इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम थी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम थी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लोथरमेयर ने प्रिडिक्ट किया, उनने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ये अरेंज कर दें, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। बट बात ये हुई कि जो उनकी रिसर्च थी वो जल्दी पब्लिश नहीं हुई, और उससे पहले मेंडलीव की रिसर्च, मेंडलीव जो और एक साइंटिस्ट थे, मेंडलीव जो थे ये एक रशियन केमिस्ट थे, ये भी उस टाइम अपनी स्टडी कर रहे थे रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल लोथरमेयर से पहले इन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश की और उन्होंने उसमें अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश कर दिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो पब्लिश हुआ, इट वाज जो ये पब्लिश किया गया पीरियोडिक टेबल, ये मेंडलीव ने पब्लिश किया। इस पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बातें थी कि इस पीरियोडिक टेबल ये बेस्ड ऑन था पीरियोडिक लॉ पे, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ।
बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। वो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहलाता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं ये कहूंगा, जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट कर दिया, उन्होंने ये प्रपोज कर दिया अपना पीरियोडिक टेबल, तो उस टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स ही पता किए गए थे। अभी तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है, बट उस टाइम पे 68 ओनली 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो इन्होंने इन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस उनके मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट्स, ये कह रहा है कि ये द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एज पर increasing atomic weights, their properties are periodic, ये important है, periodic function। ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ कहला रहा था। ये तो पूरी अंग्रेजी है, इसमें से हमें समझ ही आया, समझ तो यही आया कि मेंडलीव ने जैसे ही ये कह रहे हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अगर हम उनको अरेंज करते, जो उनकी प्रॉपर्टीज है दे आर पीरियोडिक फंक्शन। मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन है किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक फंक्शन इट सेज दैट प्रॉपर्टीज में हम दोनों की बात करें, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। दिस वाज मेंडलीव्स, यही कहला रहा था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इन्होंने बोला अगर हम जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम उनको अरेंज करते ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की, जैसे डॉबरनियर ने भी किया था, न्यूलैंड्स ने भी ऑप्ट किया था और लोथर मेयर ने भी ऑप्ट किया था। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते तो जो उनकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करते हैं, प्रॉपर्टीज रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा अगर हम जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज करते तो उनकी प्रॉपर्टीज है वो रिपीट करेंगे रेगुलर इंटरवल्स। यही चीज न्यूलैंड्स ने भी ऑब्जर्व की थी। उन्होंने भी किया था कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज कर दे तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट को की जैसी प्रॉपर्टीज रख रहा था, प्रॉपर्टीज को रिजेंबल कर रहा था, सेम प्रॉपर्टीज रख रहा था। बट उनका जो एक ड्रॉबैक था वो बस 20 एलिमेंट्स तक काम कर रहा था। कैल्शियम के बाद जो भी बारी वाले एलिमेंट्स आते, हेवियर एलिमेंट्स, उनके लिए काम नहीं कर रहा था। बट मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो 63 नोन एलिमेंट्स के लिए था और वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। किस सेंस में वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था, क्योंकि कुछ इंटरवल्स जब आए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में तो वहां पे जो एलिमेंट्स को अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही अरेंज कर दे तो जो एलिमेंट्स प्लेस ऑक्यूपाई कर रहे थे जिस ग्रुप में वो आ रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर उनका पीरियोडिक टेबल देखे लाइक दिस सेंस, फॉर एग्जांपल अगर हमने इनको एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 और अगर हम 7th वाले को भी यहाँ रख रहे थे इंक्रीजिंग, जैसे हमारा लॉ कह रहा है इस बेसिस पे रखना है, तो जो 7th वाला एलिमेंट था इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच नहीं कर रही थी इस ग्रुप के साथ। तो वहां पे मेंडलीव को डिसीजन लेना था क्या वो 7th वाले एलिमेंट को यहीं रखे या उन्हीं रखे। तो उस टाइम पे मेंडलीव ने सोचा कि स्ट्रक्चर जो उनका पीरियोडिक टेबल का जो उनकी बेसिक बुनियाद जो थी उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज हम क्लासिफाई कर ही क्यों रहे हैं, हम पीरियोडिक टेबल बना ही क्यों रहे हैं, ताकि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो एक जगह क्लासिफाई हो जाए ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज इजीली स्टडी कर पाए। बट यहाँ पे जो ये एनोमेली आ रही थी, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था कि हम अगर ऐसे ही अरेंज कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज तो मैच ही नहीं कर रही है, अब वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये मेंडलीव है, इन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप ले लिया। इन्होंने जो एलिमेंट था इसको वहां पे नहीं रखा, जो कोई फॉर एग्जाम्पल 8th एलिमेंट था जिसकी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के साथ 8th नहीं मान के हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी एक प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के साथ मैच कर रही थी और इसका एटॉमिक वेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, आसपास का एटॉमिक वेट था। तो उन्हें इस 7 को हटा के वहां पे एलिमेंट ए को रखा।
और 7 कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी किसी दूसरे ग्रुप के साथ दूसरी फैमिली के साथ प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी तो वहां रख दिया। तो इनको जब क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है, आप तो अपना ही लॉ वायलेट करे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला। तो इन्हें एक बोल्ड आंसर वहां पे दिया था कि जो हमने अभी इनके एटॉमिक वेट्स कैलकुलेट किए हैं ये शायद गलत है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच तो नहीं कर रही थी जैसे दूसरे एलिमेंट्स की मैच कर रही थी। और जैसे जैसे फिर आगे रिसर्च होती गई, मॉडर्न मशीनरी आ गई, मॉडर्न लैब्स आ गए, तो मेंडेलेव वो करेक्ट प्रूव हो गए। उन्होंने जो बताया वो सही, वो बहुत बड़ी प्रिडिक्शन उन्होंने दी थी और वो सही भी निकली कि उन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट था वो गलत प्रिडिक्ट किया गया था, गलत तरीके से कैलकुलेट किया गया था। और सेकेंड चीज जो मच मोर इम्पोर्टेंट इसकी पीरियोडिक टेबल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जेई मेन में इस पे क्वेश्चन आए हैं, इसकी पीरियोडिक टेबल जो इनने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में रखा। ग्रुप्स और पीरियड्स मतलब ग्रुप्स एंड पीरियड। ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स और पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज। जो एलिमेंट्स थे वर्टिकल कॉलम्स आप समझ रहे हैं, ऐसे जो वर्टिकल लाइंस आती है, और हॉरिजॉन्टल रोज मतलब जो हॉरिजॉन्टल आते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज करना। अगर हम इसको यहाँ ऐसे कर दें 1 2 3 4, तो ये वर्टिकल कॉलम है। तो मेंडेलेव की पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या थी, तो उन्होंने उनको दो, इसने अपनी पीरियोडिक टेबल को रोज एंड कॉलम्स का बना दिया। जैसे इनको अब ऐसे इनका पीरियोडिक टेबल बन रहा था, एक ग्रिड फॉर्म में बन रहा था। ये सब पीरियड्स कहलाते थे, ये सब ग्रुप्स कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा जैसे ही हम अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज कर दे, जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो सेम ग्रुप्स में ऑक्यूपाई कर रहे थे। जैसे फैमिली 1 F1 हम इसका नाम देते, या ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। और ये है पीरियड 1 2 3 4। जो एलिमेंट इसमें आ रहे थे A1 A2 A3 A4। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके रियल लाइफ सिचुएशन देखें, लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऐसे लाइक दिस स्टफ। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर आ रही थी। ऐसे ही ग्रुप 2 में भी एलिमेंट्स आ रहे थे, उनकी भी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी। ग्रुप 3 में एलिमेंट्स आ रहे थे, उनकी भी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी। बट जहां जहां वो कुछ एनोमेली आ रही थी, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, यहाँ पे और एक एलिमेंट आने वाला था, उसकी एज पर एटॉमिक वेट, एटॉमिक जो हम ऑर्डर अभी फॉलो कर रहे थे, जो हम अभी एक रूल फॉलो कर रहे थे, उसके हिसाब से तो वो आना चाहिए था, बट वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करे, तो मेंडेलेव ने उसको वहां नहीं रखा। और एक एनोमेली आ गई कि यहाँ पे जो एटॉमिक कुछ गैप्स रह रही थी मेंडेलेव के पीरियोडिक टेबल में। मेंडेलेव के पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स क्यों रह रही थी, उन्होंने बोला कि अभी कुछ एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर नहीं हुए, और जब वो डिस्कवर होंगे तो वो गैप्स अपनी फिल करेंगे। उन्होंने इतना ही नहीं बोला कि जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं वो ये एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए वो ये प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एलिमेंट इस ग्रुप 3 में था A1 और A3 आ गया यहाँ पे एज पर एटॉमिक वेट, क्योंकि जो बीच वाला एलिमेंट जो यहाँ पे गैप खाली बची, नेपोलियन ने बोला कि यहाँ, सॉरी मेंडेलेव ने बोला कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल उसको हम एलिमेंट बी बता देते हैं। और एलिमेंट बी का क्या सीन, उन्होंने बताया ये एलिमेंट जब डिस्कवर होगा, इनने इसका एटॉमिक वेट प्रेडिक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दी, प्रेडिक्टेड। और जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, जो मेंडेलेव ने इनका प्रिडिक्शन दिया था इनकी प्रॉपर्टीज का और इनकी एटॉमिक वेट का, इट केम आउट टू बी करेक्ट, वो सही आ गया। तो इस वजह से इसीलिए मेंडेलेव का जो पीरियोडिक टेबल था उसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल गई। और जो आज हमारा पीरियोडिक टेबल जो आज हम फॉलो करते हैं, पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है जो मेंडेलेव का पीरियोडिक टेबल है। ओनली डिफरेंस है कि वो एक बहुत बड़ी डिफरेंस है, बट उस डिफरेंस भी बहुत सिमिलर टाइप डिफरेंस है। मेंडेलेव का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेसिक था एटॉमिक वेट के बेसिस पे, हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम अरेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसका रीजन क्या था, रीजन फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज
कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी मोजले। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे इन्होंने बता दिया कि जो एटॉमिक नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने एक्सरेज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। और अगर एक न्यूट्रल एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होते हैं, बट जनरली जो एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। मोजले ने क्या बताया कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक वेट। इन्होंने कैसे ये बताया, ये एक्सरेज पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1913 के अराउंड, 1913 उसके अराउंड ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरेज में। इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया जो एक्सरे की थी उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर यू यहाँ पे इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, जिसके साथ ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जिनके साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसका इन्होंने रूट ले लिया वर्सेस एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और एटॉमिक वेट को ए से। हमने दो ग्राफ प्लॉट किए, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक वेट। जो ये वाला ग्राफ इन्होंने ऑब्जर्व किया फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि उस टाइम पे नोन थे और जिनके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट किया, उनका एटॉमिक नंबर उनने जैसे इनके साथ एक्सपेरिमेंट किया, रेज उन पे बम्बार्ड की, जो वहां से एक्सरेज एमिट हो रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने मेजर कर ली और उनका स्क्वायर रूट ले लिया। सेम उन्हीं एलिमेंट्स के साथ उन्हें एक्सपेरिमेंट किए, उन पे एनर्जी थ्रो आउट की और वहां से जो एक्सरेज एमिट हुए उनकी भी उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेजर आउट कर लिया और उसको फिर प्लॉट कर लिया एटॉमिक वेट के साथ। इस ग्राफ में इन्होंने ऑब्जर्व किया ये ग्राफ बहुत स्मूथ आ रहा था, एक सीधी लाइन की तरह था, स्ट्रेट लाइन, स्मूथ स्ट्रेट लाइन। जो ये वाला ग्राफ था इसमें कुछ हिल्स एंड वैलीज आ रहे थे, हिल्स एंड ग्राफ वाज नॉट स्मूथ, रफ ग्राफ आ रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने ये कंक्लूड किया जो एटॉमिक नंबर है ये बहुत ही ज्यादा कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक एलिमेंट के अंदर, जो भी उसके अंदर कुछ खुसूसियात है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जो एटॉमिक नंबर है ये ज्यादा अच्छे तरीके से उनको रिफ्लेक्ट कर पाता है, ये ज्यादा उनका एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है। एक अगर हम दो चीजों को ले ले, एक एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक मास है। जो एटॉमिक नंबर है और जो एटॉमिक वेट है, जो एटॉमिक नंबर है ये एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ये जस्ट एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देख लें, हम प्रॉपर्टीज को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अगर हम किसी एलिमेंट का देख ले, फॉर एग्जाम्पल उसका एटॉमिक नंबर 11 मान लेते हैं, सोडियम। एटॉमिक नंबर क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड है। और अगर हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया हो तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में, वो किस ग्रुप को बिलोंग करता होगा, वो किस ग्रुप को बिलोंग करता होगा, किस पीरियड को बिलोंग करता होगा। अगर हमें ये दो चीजें पता चल गई तो हमें उसकी पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन उस एलिमेंट के बारे में चाहिए थी वो पता चल जाएगी, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर वाज ए मच मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन। तो उसी के बेसिस पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया है, विच इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, व्हाट डज इट स्टेट, ये कह रहा है जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और periodic function of atomic number। यही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। तो मतलब अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देयर प्रॉपर्टीज जो है दे विल रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स। वही हो भी रहा है,
देखो जैसे हम एलिमेंट्स को, जैसे हम एक बार पीरियोडिक टेबल कहाँ है, यहाँ पे, जैसे हम एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो आफ्टर जैसे यहाँ से लेके यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 17, जो भी एलिमेंट्स है ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, और ग्रुप में एक ही आने से इनका क्या हो रहा है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो आफ्टर दिस ऑल दिस क्लासिफिकेशन, जैसे हमने ये क्लासिफाई किया तो हमें पीरियोडिक टेबल मिल गया। अब हमें उस पीरियोडिक टेबल की स्टडी करनी है। स्टडी कैसे करनी है कि उनकी प्रॉपर्टी, जैसे एक एलिमेंट है उनकी एक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, कि जो एक पर्टिकुलर फैमिली है उस फैमिली के लिए पूरी सेटिस्फाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप 1 है, यहाँ पे हमारा ग्रुप 1, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को, इसको 1A कहते हैं, 1 एंड दिस इज ग्रुप 1 एस ब्लॉक। इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है विच इज ऑफ द फॉर्म, मैं आपको बता देता हूँ, NS1। इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लाइक कि इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो भी ट्रेंड्स होते हैं ये फैमिली इन तीनों ट्रेंड्स को सिमिलर वे में बिहेव करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स इस फैमिली में आ रहे हैं, दीज 5 एलिमेंट, इनकी अगर आपको इसका पता होगा, आप ये बिहेव, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका भी क्या बिहेवियर होगा, सोडियम का क्या बिहेवियर होगा। अगर लिथियम एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐसे बिहेव कर रहा है तो सोडियम कैसे बिहेव करेगा, आपको प्रेडिक्शन पता चल जाएगी। ये इंपॉर्टेंस है पीरियोडिक टेबल का। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, उसमें जो एलिमेंट्स है अभी 118 है, 118 एलिमेंट्स, उसमें 94 एलिमेंट्स है वो नेचुरली अकरिंग है, और कुछ जो आफ्टर दैट जो 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स हमारे बचते हैं वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट्स है, वो लैब्स में प्रोड्यूस होते हैं, और वो हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। एक अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, और जो बनते भी है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटीज में बनते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको स्टडी कर पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ओनली वी हैव 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, रिमेनिंग आर डेवलप्ड और प्रोड्यूस्ड इन लैब्स। जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, दे आर, उनकी ये प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट्स में हम इनको बना पाते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज को मुश्किल काम, तो हर एक चाहेगा कि जल्दी से जल्दी, अगर एलिमेंट स्मॉल अमाउंट में बन रहा है और कुछ ही देर बाद वो इतना अनस्टेबल है कि वो दूसरे फॉर्म्स में बिखर जाता है, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी ना कर पाए। तो जैसे एलिमेंट किसी साइंटिस्ट किसी लैब में डिस्कवर हो गया किसी साइंटिस्ट के थ्रू, तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर पाए और पब्लिश कर पाए, और ताकि उनका भी नाम बन जाए। बट उसकी वजह से एक एनोमेली हो गई थी, जैसे ही कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए 1990s में, तो वहां पे नेम्स के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट आ गया। जैसे किसी ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया लैब में, उनने बोला इस एलिमेंट का नाम फॉर एग्जाम्पल हमने रख दिया, फॉर एग्जाम्पल ABC। सेकेंड लैब जो दूसरी कंट्री में थी, वो भी इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहे थे, उनने अपने बेसिस पे नाम रख दिया इसका DEF। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गई, क्योंकि साइंटिफिक वर्ल्ड में ऐसे कंफ्यूजन रहने से चीजें और ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है, चीजें सिंप्लीफाई नहीं हो जाती, जबकि गोल ऑफ साइंस है कि चीजों को सिंप्लीफाई करना है ताकि लाइफ इजी हो जाए। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो गई नोमेनक्लेचर में, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स में प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद से फिर जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, उनको एक कन्वेंशन से आना पड़ा कि जैसे ही एक कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो जाए तो उसकी नेमिंग किस बेसिस पे करनी, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स है, वो फॉलो करके उसको नेम दिया जाएगा। और वो जो नेम होता है वो एक टेम्परेरी नेम है। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट बना है हाईली अनस्टेबल है, दूसरे लोगों ने तो उसको देखा नहीं है, दूसरे साइंटिस्ट ने जो उसको वेरीफाई कर पाए। जब तक ना वो दूसरे साइंटिस्ट और इन IUPAC उसको वेरीफाई कर पाए कि ये एलिमेंट है, ये नया एलिमेंट है और ये डिस्कवर लिटरली इस साइंटिस्ट ने किया है, तब तक हमें उसको एक
टेम्परेरी नेम देना पड़े, और जैसे ही वो रेटिफाई हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो उस साइंटिस्ट का ये प्रिविलेज रहता है ट्रेडिशनली, कि उन्हीं का हक रहता है कि वो उसको क्या नाम देना चाहते हैं। वो जब तक वो टेम्परेरी जो नाम हमें देना, उसकी सेट ऑफ रूल्स दिए IUPAC ने, और वो रूल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ गए हैं कि अगर एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल दिया है 107 एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है किसी एलिमेंट का जो क्लेम किया गया है कि नई डिस्कवरी हुई है, अब उस एलिमेंट का नाम कैसे, हम एक टेम्परेरी नेम कैसे हमें देना है, उसके रिलेटेड कुछ रूल्स है जो हमें सीखने हैं, क्योंकि जेई मेन में इस पे क्वेश्चन आते रहे कि वो आपको देंगे एक एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 108, व्हाट इज इट्स IUPAC टेम्परेरी नेम, IUPAC नेम इसका क्या रहेगा, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता होगा उसके बेसिस पे हमें एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पे हम नेम निकालेंगे। तो वो रूल्स हमें सीखने हैं, तो वो रूल्स हमें सीखने पड़ेंगे टू गिव दिस नेम टू द IUPAC कंपाउंड, जो नए कंपाउंड। तो वो रूल्स सीखने के लिए हमें पहले ये डिजिट्स का सीखना पड़ेगा कि डिजिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम क्या आएगा, और उन डिजिट्स जो एटॉमिक नंबर हमें दिया जाएगा वो उन्हीं डिजिट्स से बना होगा, और उन डिजिट्स का जो उनके नेम कॉरेस्पॉन्डिंग है उससे हम पूरे एलिमेंट का नेम निकालेंगे। सबसे पहले ये वाली टेबल है, डिजिट 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम निल है, उसका एब्रीवेशन एन है। डिजिट 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वन इट इज UN उन, और उसका एब्रीवेशन U है। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग बाई है, नाम उसका बाई है, एब्रीवेशन जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी यूज करेंगे वो B है। ऐसे ही 3 के लिए ट्राई T। इंपॉर्टेंट ये है 4 के लिए हम यूजुअली टेट्रा यूज करते हैं केमिस्ट्री में अभी तक, बट यहाँ पे IUPAC ने उनका नाम रख दिया है क्वाड, और उसको Q से रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टेट्रा देते तो उसको T से रिप्रेजेंट करना पड़ता और एनोमेली आ जाती, वो हम चाहते नहीं थे, इसीलिए क्वाड कर दिया है 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और उसका एब्रीवेशन Q रहेगा। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग पेंट मतलब P, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्स H, एंड 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग सेप्ट, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग ओक्ट, और 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग N। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसी टेबल को हम यहाँ साइड में रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी एटॉमिक नंबर 100 हमें दिया गया है, एक एलिमेंट है 100 इसका एटॉमिक नंबर है, Z इज इक्वल टू 100, Z इज इक्वल टू 100। तो हमें बोला गया है व्हाट इज इट्स IUPAC नेम, इसका IUPAC, ये आप ध्यान रख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, साइंटिस्ट फॉर्म हो गए, साइंटिस्ट इसके मेंबर रहते हैं। तो वही नेमिंग और जो भी केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं या कोई प्रॉब्लम्स होती है, यही इंटरनेशनल बॉडी है जो उन प्रॉब्लम्स को गवर्न करते हैं और उनको सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उन प्रॉब्लम्स की। तो IUPAC नेम क्या रहेगा इस कंपाउंड का, जो अभी डिस्कवर हुआ है और इसका एटॉमिक नंबर 100 है। फॉर द टेम्परेरी नेम क्या रहेगा, 1 को किससे हम यूज, नेम क्या है 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग नील, और एक 0 है नील, और लास्ट में हम ऐड करना है IUM। सो इस कोई भी कंपाउंड अगर कोई दूसरा भी आएगा उसके ये नेम्स तो डिफर करेंगे, 1 के अगर यहाँ पे 1 आएगा तो और उन आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा तो N आ जाएगा, बट लास्ट में जैसे हम ये तीन वर्ड्स है, ये इनको इनके लास्ट में जो हमें पास ऐड करना है EM IUM। सो जो एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 100 है इसका नाम आ जाएगा उन नील EM, जैसे यहाँ दिया है, यहाँ पे 1018 उन नील, सॉरी 101 है, फॉर एग्जाम्पल 100 वाला है उन नील EM, उन नील ये। अगर हमारे पास 101 है, 101 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग UN आ जाएगा उन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नील आ जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन UN आ जाएगा। सो उन नील उन IUM, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 होगा, ये 100 उन नील। जैसे ये तो उनका IUPAC नोमेनक्लेचर है। अब जैसे वो वेरीफाई हो गया है, साइंटिस्ट ने उनके जो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे जिसने उनको डिस्कवर किया और दूसरे साइंटिस्ट जो उसके पेयर्स थे उनने उनको वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो फिर उनको ये नॉर्मल नेम्स लिए जाते हैं
ये किसी साइंटिस्ट के नाम जो पीछे पीछे मतलब इससे पहले रहे हैं साइंटिस्ट, बहुत बड़े ऑनरेबल साइंटिस्ट या नॉट, या कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री में वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उसकी बेसिस पे इसका नाम रखा जाता है। जैसे है हमारे पास 101 का है मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रुथरफोर्डियम। ये तो साइंटिस्ट के नाम पे है, मेंडेलियव के नाम पे है, रुथरफोर्ड के नाम पे है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 115, इसका नाम मॉस्कोवियम है, शायद ये मॉस्को में पाया जाता हो इसीलिए इसका नाम मॉस्कोवियम है। जैसे 117 है, पहले तो उसका ये है उन सेप्टियम, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब फिर उसका ऑफिशियल नेम आफ्टर इट हैज बीन वेरीफाइड, वेरीफाई होने के बाद उसे टेनिजीन रखा गया है, क्योंकि ये यूएस के टेनिसी स्टेट में पाया जाता है। सो ये थी रिलेटेड IUPAC नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, अब जो भी हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो किस के बेसिस पे रिफ्लेक्ट होती है एज पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो वो तो एटॉमिक नंबर के थ्रू हमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी उनकी पीरियोडिसिटी। बट एटॉमिक नंबर इटसेल्फ एक कॉन्सिक्वेंस है, एक चीज है जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो कह रहा है कि प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर से रिफ्लेक्ट अच्छे से हो जाती है। बट उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो उससे भी एक बड़ी चीज है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, अगर एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है और हम कहते हैं अराउंड न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। सो जो न्यूक्लियस तो फिक्स है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एटम में के ऑर्बिटल्स, जो न्यूक्लियस के साइड वाइज जो ये ऑर्बिटल्स है, पाथ से जिसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये किस तरीके से अरेंज हो गए हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर जो हमारी ग्रुप, जो हमारा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है, ग्रुप 1, जो भी उसकी डिफरेंट एलिमेंट्स है, जो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से उनके ऑर्बिटल्स में फिल हो गए हैं, किस तरीके से वो न्यूक्लियस के अराउंड स्प्रेड होकर रखे हैं, वो सिमिलर है। और अगर जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर अराउंड न्यूक्लियस सेम है, तो उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। सो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फैले हुए हैं, वो कौन रिफ्लेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिफ्लेक्ट्स हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर और उनका फिजिकल बिहेवियर जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि उनका इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस है वो जानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए हमें कुछ स्टडी करनी पड़ेगी रिगार्डिंग कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो रहते कैसे, ऐसे तो नहीं रहते स्ट्रेट लाइन में, और अगर ऑर्बिट्स में रहते हैं जो घूमते रहते हैं तो उन ऑर्बिट्स किस वे में बिहेव करते हैं, वो न्यूक्लियस का उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहता है, वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक बेसिक चैप्टर जो इससे पहले हमने पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर और जनरल बेसिक केमिस्ट्री, उसमें कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स रहते हैं और उन शेल्स के अंदर सब शेल्स रहते हैं। वो सब शेल्स फर्दर डिवाइड रहते हैं ऑर्बिटल्स में, और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहते हैं, शेल्स। तो अपने निकालो भैया, शेल्स के अराउंड सब शेल्स रहते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स रहते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास कौन कौन से शेल्स है, फॉर एग्जांपल शेल को जिस क्वांटम नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो n रहता है, सब शेल्स को जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो l रहता है, और ऑर्बिटल्स को हम ms, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम। और इनसाइड हर एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अलग से आता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ms। ए का +12 आता है, ए का -12। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के उसके अराउंड शेल्स है, शेल्स में आते हैं डिफरेंट शेल्स है, हर एक शेल के इनसाइड सब शेल्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग रहती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग। सबसे पहले एक सिटी देख लो, सिटी के अंदर बिल्डिंग्स रहती है, सिटी को तुम एक एटम कंसिडर कर लो और उसके अंदर बिल्डिंग्स रहती है, बिल्डिंग्स को तुम
शेल्स कंसिडर कर लो, बिल्डिंग्स के अंदर रूम्स रहते हैं ना, तो बिल्डिंग्स के अंदर रूम्स रहते हैं, ऐसे ही शेल्स के अंदर सब शेल्स रहते हैं। फिर रूम्स के अंदर एक दो लोग रहते हैं, वैसे ही सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लाइक दैट। वैसे एक एक एनोलॉजी है ये। सो सबसे पहले हमारे शेल्स रहते हैं ALMN, ये बस नाम है शेल्स का। दिस कोरेशन, ये जो के शेल है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू n=1 होती है, इसकी n=2 होती है, इसकी n=3 होती है, n=4। ऐसा मतलब नहीं कि इतने ही शेल्स है, शेल्स तो इनफाइनाइट होते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी शेल्स आर देयर इन एन एटम। एटम में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स है, बट सिंस मोस्टली ग्राउंड स्टेट में यही वाले ऑक्यूपाई होते हैं, यही वाले पहले शेल, तो हम इन्हीं का नाम, ऐसा नहीं कि चार ही शेल, KLMN, नाम तो इन्हीं का जितना दिया गया है, बट शेल्स तो इनफाइनाइटली में एग्जिस्ट करते हैं। इसका क्वांटम, तो इसके बाद जो शेल भले उसका नाम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं LMNOP लाइक दैट, बट बुक्स में नहीं मेंशन है। इसके बाद हम डायरेक्ट कहते हैं n=5, n=6, n=7, ये शेल्स एग्जिस्ट करता है। हर एक शेल में एक सब शेल एग्जिस्ट करता है। सब शेल्स लाइक, उनका नाम S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल, लाइक दिस। S सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके अंदर भी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके अंदर भी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने ऑर्बिटल एक डिफरेंट सबशेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो वेरी करता है सबशेल टू सबशेल। कैसे? फॉर एग्जांपल, जो हमारा एस सबशेल है, इसके अंदर ओनली एक ऑर्बिटल रहता है, ओनली वन ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैंने आपको बोला दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो पी सबशेल है, इसमें तीन ऑर्बिटल रहते हैं, तो हर एक तीन ऑर्बिटल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल मतलब दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल रहते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स। एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल रहते हैं, एंड दैट मीन्स, उसका मतलब क्या है कि 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एफ सबशेल में आ सकते हैं। कि अब इसका मतलब नहीं कि एक हमारे पास शेल है तो उसके अंदर इतने सारे सब शेल है। शेल्स का भी आपस में स्ट्रक्चर वेरी करता है। जैसे सिटी में कुछ बिल्डिंग छोटी होती है, कुछ बिल्डिंग्स बड़ी होती है। एक बिल्डिंग में कुछ रूम छोटे होते हैं, कुछ रूम बड़े होते हैं, लाइक दैट। कुछ अपार्टमेंट्स जैसे होते हैं, उनमें कुछ रूम छोटे होते हैं। जैसे तो मान लो कि सब शेल है, एक छोटी बिल्डिंग है, उसके अंदर एक ऑर्बिटल में आप आ गए, एक छोटा ऑर्बिटल, उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक ही ऑर्बिटल, सॉरी, एस सबशेल में। अब पी सबशेल में जाओ, वो एक थोड़ी सी बड़ी बिल्डिंग, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे समझ लो, और उन 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी उससे ज्यादा बड़ा ऑर्बिटल है, ज्यादा डिफ्यूज ऑर्बिटल है, उसमें 5 डी, सॉरी, सबशेल है, उसमें 5 ऑर्बिटल्स है। तो 5 ऑर्बिटल्स है, मतलब वो जो सबशेल डी है वो फैला हुआ। और इन ऑर्बिटल्स, जैसे मैंने आपको बोला, पहले शेल आता है, फिर उसके बाद सबशेल आता है, उसके बाद ऑर्बिटल आता है। इन्हीं में हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, और किस वे से वो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते आते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा शेल है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। इसके बाद हमारा सब शेल है, एल से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारा ऑर्बिटल है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर कॉरिस्पॉन्ड टू इट। कॉरिस्पॉन्ड क्या है इसकी? एक ऑर्बिटल है, उसके साथ एक मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर आता है, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनका अपना एक, और यहाँ पे ML रहता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी 2 ही वैल्यूज होती है, +12, एक -1। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की +12 होगी, एक की -12 होगी। किस इलेक्ट्रॉन की +12 होगी, किस इलेक्ट्रॉन की -12 होगी, ये जरूरी नहीं है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, इट डजंट डिपेंड ऑन एनी, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। एक अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन E1 और E2 एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये कभी कोई नहीं बता सकता है कि किसकी +12 है, किसकी -12 है। बट एक चीज श्योर है कि अगर इसकी हाफ है तो इसकी -12 है, अगर इसका हाफ है तो इसका -12 है। दोनों का सेम नहीं होगा, हमेशा दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। तो अगर हम सबसे एक बेसिक एग्जांपल लें, अपना हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और एटॉमिक वेट भी
1 ही है इसका। सो अगर हमें इसका एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले वो फर्स्ट शेल में जाएगा 1, n इक्वल्स 1। और n इक्वल टू 1 में जब सब शेल है तो कितने सब शेल रहते हैं? एक। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक शेल है, एक शेल में कितने सब शेल्स रहते हैं? 0 से लेके n-1 तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 में कितने सब शेल रहेंगे? 0 से लेके 0, मतलब ओनली 1 सब शेल। और वो सब शेल कौन सा रहेगा? एस सब शेल रहेगा। तो ये अभी यहाँ पे हमारे पास सब शेल है, तो इसका सब शेल एस है। तो n इक्वल टू 1 एंड सब शेल इसमें एस है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है इसी इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। सो 1s1। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम और एक एग्जाम्पल ले लें लिथियम की, लिथियम की कॉरेस्पॉन्डिंग Z इक्वल टू 3 है एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक वेट कितना है? 7। एटॉमिक वेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारा Z इक्वल टू 3 ही काम कर जाएगा। सो हाउ इट विल वर्क इज, इट विल बी 1s फर्स्ट एटम, फर्स्ट शेल, और उसके अंदर s सब शेल में कितने जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और इसके अंदर तो 2 एक ही सब शेल है s, अब हमें सेकेंड वाले शेल में जाना पड़ेगा, उसके 2 आ जाएगा, और 2s उसके सब शेल में जाना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन 2s1 में आ जाएगा। जो हमारा n इक्वल टू 2 है, इसमें कितने सब शेल आते हैं? मैंने आपको बोला 0 टू लेके n-1, 0 टू लेके 1, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग s सब शेल आ जाएगा, और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग p सब शेल आ जाएगा। सिंस s सब शेल क्लोज रहता है न्यूक्लियस के एज कंपेयर टू p सब शेल, इसीलिए s जो है s विल बी फिल्ड। अगर s सब शेल फिल हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाए। देयरफॉर लिथियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। सो मैं यहाँ पे क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू।